नमस्कार साथियों, मैं आकाश एबी स्टार स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत करता हूं। स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन की ओर हम प्रकाश डालेंगे। साथ ही हम ये जानेंगे कि हमारे पूर्वज, मेरे परदादा जो श्री नूरा जी, जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर के अग्रणी रहे और इस देश की स्वतंत्रता में उन्होंने एक प्रकार अपने जो कुछ कुर्बानी दी, कुछ अपना सहयोग दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ। आज हम ये जानेंगे। एक बहुत ही जोश से भरी कहानी है, प्लीज़ ध्यान से देखना। ये कहानी एक ऐसी कहानी है, एक अनसुनी कहानी, दबे हुए पेज आज मैं आपके सामने खोलने वाला हूँ, वो सारी कहानी। चलो चलते हैं बिना समय वेस्ट किए। आज ये कहानी हम जानेंगे, समझेंगे और देश के सच्चे वीर सपूतों को हम इस कहानी के माध्यम से याद करेंगे और उनको श्रद्धांजलि देंगे। चलो चलते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक गांव में हुआ, जिनके पिता का नाम श्री जानकीनाथ बोस जी, जो एक पेशे से वकील थे। ये आज़ादी के महान संग्राम में इन्होंने ये अग्रणी नेता जो थे तो वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में एक फौज ही तैयार कर डाली। उन्होंने अपने जीवन में देश के प्रति कितनी मेहनत की है और कितना कुछ किया है, जिन्होंने सब कुछ ऐशो आराम की ज़िंदगी को छोड़ करके किसी प्रकार ये हमारे देश की जो भारत माता बेड़ियों से जकड़ी हुई थी उसको आज़ाद कराने के लिए इन्होंने किस प्रकार अपने जीवन को एक आरामदायक जीवन से हटा करके किस प्रकार ये एक ऐसे जंगलों में भटक करके, जंगलों में अपने सैनिकों के साथ एक फौज तैयार करके एक देश को आज़ाद कराने में कैसा मुंह तोड़ जवाब उन अंग्रेज़ों को दिया था, यही है कहानी। इन्होंने बचपन की पढ़ाई इन्होंने यूरोपियन स्कूल से की, जहाँ से इन्होंने 10वीं क्लास में पास की। इन्होंने सेकंड रैंक हासिल की, जिस वजह से इनको प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन मिला। वो इतने क्रांतिकारी नेता थे, स्टूडेंट थे जब उस टाइम भी वो बहुत ही क्रांतिकारी थे। किस प्रकार वो अपने आप को मतलब रोक नहीं पाते थे। देखिए, वो जब एक क्या होता था, जो अंग्रेज प्रोफेसर होते थे, एक ओहो नाम के एक अंग्रेज प्रोफेसर थे, वो हमारे भारतीय स्टूडेंट्स जो विद्यार्थियों को बुरी तरह से मारते थे, पीटते थे, मतलब कि इनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया जाता था। वो उससे सहन नहीं हुई। उसने कॉलेज के प्रिंसिपल को जाकर के इसकी शिकायत की, लेकिन प्रिंसिपल ने कहा कि चलो एक बार अगर उनसे माफ़ी मंगवा देते हैं तो इस चीज़ को हम साइड करते हैं। तो क्या बोलते नेताजी बोले, या तो उनको बोलो कि वो अपने आप व्यवहार में सुधार लेकर के आए। वो आखिरकार वो भारतीय स्टूडेंट बच्चों को क्यों पीटते हैं, उन्होंने ऐसा क्या गुनाह कर रखा कि वो भारतीय है। सिर्फ इतनी ही गलती है कि वो भारतीय है, इसको लेकर के वो पता नहीं कितनी बुरी तरह से इनको मारते पीटते थे, जो नेताजी को बर्दाश्त नहीं था। ऐसे करने के बाद उनका कोई हल हुआ नहीं। आखिरकार उन्होंने स्ट्राइक पर बैठना पड़ा, जिसकी वजह से उनकी सारी खबर न्यूज़ चैनल सभी देश भर में, ये देश विदेश में ये बातें फैल जाती है, जिसके कारण वो जो प्रोफेसर बच्चों को बुरी तरह से पीटता था उसने सबके सामने कान पकड़ के सॉरी मांगी। उन्होंने इसके बावजूद भी वो अपने आप में कोई बदलाव लेकर आए नहीं, लेकिन नेताजी के नेतृत्व में उन सभी छात्रों ने अब से एक नया ही व्यवहार बना लिया। जब जब वो प्रोफेसर उनको पीटता तो फिर स्टूडेंट ने भी हाथ उठाना शुरू कर दिया। वो फिर क्या करते थे, वो सब विद्यार्थी मिलके उस प्रोफेसर को भी पीटते थे। आखिर में इन सब हरकतों की वजह से कॉलेज से नेताजी को रस्टिकेट कर दिया गया, उन्हें कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। बाद में उन्होंने देखा कि जब तक उन्होंने कहा कि हम गलत सहेंगे नहीं, सही का साथ देंगे, गलत के सामने झुकेंगे नहीं, और ये उनकी जो रणनीति थी, ये उनकी सोच थी, यही उनको आज आगे लेके जाएगी। ऐसा करने से वो राजनीति में कूद पड़ते हैं कि तक हम राजनीति में आएंगे नहीं तो बात बनेगी नहीं। फिर क्या करते हैं, उनके पिताजी जो पेशे से वकील थे, एम्बेसडर थे, उन्होंने बोले कि अगर आपने ये लड़ाई करनी है, ये लड़ाई लड़नी है, तो आपको ICS करना होगा, इंडियन सिविल सर्विस करना होगा, जो 4 साल के लिए होती है। 4 साल में वो कंप्लीट होता है और वो हमारे देश में भी नहीं होता। ये हमारे देश के लिए दुख की बात थी। हमारे पास ऐसी वो फैसिलिटी, वो सब की चीज़ थी नहीं। उन्होंने लंदन भेज दिया गया उनको और वो जाने के लिए तैयार हो गए। 4 साल का जो कोर्स था वो मात्र और मात्र 7 महीने में इतने इंटेलिजेंट, इतने बुद्धिमान, इतने ऐसे बुद्धिजीवी जो इंसान थे वो उन्होंने मात्र 7
7 महीने में वो 4 साल की पढ़ाई कंप्लीट कर ली। और वो किस प्रकार वापस आ रहे थे, और उन सिर्फ कंप्लीट ही नहीं कि उन्होंने जबकि 4th रैंक के साथ ICS इंडियन सिविल सर्विस में उन्होंने जो रैंक लेके आए थे, उसने देखा कि मैं यहाँ अधिकारी के रूप में इनके साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन हमारे जो भारतवासी है वो सब इस गुलामी की बेड़ी जो हमारे द्वारा ही वो सब किया जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, इस ऐश भरी जिंदगी, ये सब जो हमारे जिंदगी के जितने भी वो जो उनके पास सब कुछ सुविधाएं उपलब्ध थी वो सब खो करके उन्होंने उस ICS इंडियन सिविल सर्विस को ठुकरा दिया। उनको ठोकर मारते हुए वापस भारत आ गए। और जब भारत आए तो सब देख रहे थे कि ऐसा कौन सा इंसान, ऐसा कौन सा नेता है जिन्होंने ऐसी ज़िंदगी को ठुकरा करके इन कांटों भरी ज़िंदगी में वापस आए हैं। तो वो जिनकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी जो प्रसिद्धि बहुत बढ़ गई थी, उनकी वजह से बहुत लोग उनके फ़ैन हुए, बहुत लोग उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा आज मेरे साथ इतने लोग तैयार हुए हैं, अगर मैं थोड़ी सी मेहनत करता हूँ इस काम को लेकर के, देश के प्रति थोड़ा सी अपने आप में थोड़ी मेहनत करूँगा तो पूरा देश एक हो सकता है। वो पूरा देश एक करने चल पड़े और पूरे देश को आज़ाद कराने की उनकी ये मुहिम किस प्रकार देखे चलते हैं। एक आसान से, एक छोटे से आम से गांव से निकला एक बच्चा कैसे देश के लिए सोच रहा है, कैसे सब कुछ त्याग करके एक दिन ऐसा आता है वो अपने आप को कई बार, कितनी ही बार उनको जेल जाना पड़ा, फिर क्या करते हैं वो हमारे देश की आज़ादी के लिए, उन्होंने देश की आज़ादी के लिए वो बाहर चले जाते हैं दूसरे देश से मदद मांगने के लिए। दूसरा विश्व युद्ध चल गया था 1939 से 1945, दूसरा विश्व युद्ध चला हुआ था। 1939 में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए इन्होंने जो चुनाव में भाग लिया था, जिसमें आदि सीतारामैया जो एक महात्मा गांधी के ही प्रत्याशी थे वो हार गए थे, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1939 में जीत जाते हैं। लेकिन गांधी जी मानते हैं कि इसकी जीत मेरी जीत, पटादी सीतारामैया की जीत तो गांधी जी की जीत, पटादी सीतारामैया की हार तो गांधी जी की हार, ये इस बात पे अड़े हुए थे। नेताजी ने क्या किया, आखिरकार वो उनकी रिस्पेक्ट करते थे, उन्होंने उसको ठुकरा दिया ताकि उनको अपमान महसूस ना हो। ऐसा करने के बाद वो देश से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि वो जो अंग्रेज सरकार थी वो भी मान लेती है कि ये नॉर्मल इंसान नहीं है, ये पता नहीं कहाँ घर बैठे बैठे भी क्या कार्रवाई करता है। कुछ लोगों उनसे बहुत डरे हुए थे, बहुत घबराए हुए थे। उन्होंने उनके घर पे भी एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कड़ी निगरानी के साथ पहरा लगा दिया गया। उसके बावजूद वो कड़ी निगरानी से निकल करके भारत छोड़ करके दूसरे देश चला गया। देखा वहाँ द्वितीय विश्व युद्ध चला हुआ था। अफगानिस्तान से होते हुए ये जाते हैं जर्मनी जाते हैं, हिटलर से मिलने जाते हैं। हिटलर से मिलते हैं, हिटलर से मिलने के बाद वो कह रहा है मैं आपकी मदद क्या कर सकता हूँ। उन्होंने वहाँ भी बोला हम इनकी मदद करेंगे। वहाँ से बोले अगर भारत की मदद करूँगा तो कैसे करूँगा, बहुत ज़्यादा दूर है, मैं ज़्यादा मदद नहीं कर पाऊँगा। यहाँ से दूर होने के कारण वो बोल रहे हैं कि जापान भी हमारा ही साथी है, तो जापान से आप मदद कर लीजिए। तो वहाँ से उन्होंने जापान भेज दिया गया। उनकी पर्सनल पनडुब्बी जो समुद्री रास्ते से उनको भेज दिया जाता है। फिर वहाँ से भी उनको बहुत सारी मदद मिलती है। वो कहते हैं कि भाई सिंगापुर है जो जापान का जिस पे अधिकार हो गया था, वहाँ से उन्होंने बहुत सारे सैनिकों को आज़ाद कराया। और वहाँ से इन्होंने एक देश के लिए एक आज़ाद हिंद फौज को तैयार किया। आज़ाद हिंद फौज वैसे तो 1915 में ही चलाई गई थी, लेकिन राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा 30 अक्टूबर 1915 में अफगानिस्तान में किया गया था। लेकिन मूल रूप से भारत के लिए आज़ाद हिंद फौज का निर्माण, उनका गठन 28 से 30 मार्च 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा इस फौज का गठन किया गया। जापान के टोक्यो में किया गया था, जिसको हम INA के रूप में भी जानते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से भी जानते हैं। इस फौज का मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना था, जो इन्होंने इस देश के लिए आज़ादी का एक कारण बनता है, जिसकी बागडोर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हाथ में सौंप दी जाती है। 5 जुलाई 1993 में सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने नेताजी ने अपने सेना को संबोधित करते हुए कहा, दिल्ली चलो का नारा आप जानते हैं, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और यहाँ पर बोला था, वहाँ से दिल्ली चलो का नारा दिया था कि दिल्ली चलो, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे देश को आज़ाद कराते हुए चलेंगे सबको। उन्होंने अपने अनुयायियों को जय हिंद का भी नारा दिया था। वो जय हिंद बोलते थे, आज भी आप बोलते हैं, मैं बोलता हूँ जय हिंद। तो जय हिंद जो उनके अनुयायी थे, जो उनको चाहने वाले थे, उनको उन्होंने एक नारा दिया था, जय हिंद का नारा। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। नेताजी के अनुयायी उन्हें नेताजी के नाम से पुकारते थे।
अंडमान निकोबार जो आज आप सुन पा रहे हैं कि ये हमारे देश भारत का हिस्सा है, ये भारत का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं था। इस पर उधर से जापान का अधिकार था और जापान ने इन हमारे देश के लिए नेताजी सुभाष चंद्र की जो मदद की थी, उस मदद को लेकर के उनसे प्रभावित होकर के जापान ने इस अंडमान निकोबार को नेताजी सुभाष चंद्र को अस्थायी आज़ाद हिंद सरकार को सौंप दी थी। नेताजी सुभाष चंद्र को सौंप दिया था, जिनका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज्य द्वीप रखा गया। आज हम जानते हैं कि अंडमान निकोबार भारत का हिस्सा है, सिर्फ और सिर्फ नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जाता है, क्योंकि उन्हीं की कड़ी मेहनत और कड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने जो हमारे देश की मदद के लिए वो उन्होंने कितना प्रयास किया है, कितना इन्होंने जो कष्ट झेला है, जिनकी वजह से आज अंडमान निकोबार भी भारत का हिस्सा कहलाता है। आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये हमारे देश की एक यूनियन टेरिटरीज है जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ये सब नेताजी की ही देन है। 23 दिसंबर 1943 को नेताजी ने स्वतंत्र भारत का ध्वज फहराया। आजाद हिंद फौज का मुख्यालय नेताजी ने रंगून में और सिंगापुर में बनाया था। रंगून जिसे आप म्यांमार के नाम से जानते हैं, इसका नाम पहले बर्मा होता था, यहाँ एक रंगून नाम की जगह थी, वहाँ पर इन्होंने इस फौज का मुख्यालय बनाया और जहाँ से इन्होंने भारत के पूर्वी भाग से भारत में एंट्री करना आरंभ करते हैं और फिर वहाँ से ये क्या बोलते हैं, वो आगे बढ़ रहे थे, अंग्रेजों पर आक्रमण कर रहे थे। इस बीच हमारे कुछ सैनिक, कुछ शहीद भी हो रहे थे, वो अपना खून बहा रहे थे। उनको देख करके नेताजी ने जो एक मार्मिक स्थिति को लेकर के उन्होंने मार्मिक भाव से अपने शब्दों को कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये उनके हालात और उनके दशा को देख करके 22 सितंबर 1944 को उन्होंने एक शहीद दिवस मनाया था, जिसमें उन्होंने ये शब्द अपने मार्मिक दशा में कहे थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस फौज में हरियाणा का बहुत ज़्यादा योगदान रहा, जिसमें लगभग 2715 सैनिक थे, जिनमें से एक सैनिक मेरे ही पूर्वज, मेरे परदादा श्री नूरा जी थे, जिन्होंने इस देश की सेवा में, इस आज़ाद हिंद फौज में भाग लेकर मेरे परिवार का, मेरे गांव का, मेरे देश का जो नाम रोशन किया है। उनकी वजह से आज मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है। कहा जाता है कि जब वो उस समय आज़ाद हिंद फौज में गए थे तो लोग जो यहाँ के आसपास के जो लोकल पर्सन थे कहते थे दादाजी के बारे में कि अब वो नहीं रहे, वो मर गए हैं। ये ऐसे शब्द सुनने को मिलते थे, क्योंकि गलती उनकी भी नहीं थी, क्योंकि 8 साल 9 साल तक वो सिंगापुर जेल में, कभी कहीं जेल में 9 साल कैद में रह करके आए थे। और ऐसी कड़ी जो लड़ाई इन्होंने देश के लिए लड़ी, ऐसी जो कुर्बानियाँ दी इन्होंने, उसके लिए लोगों में एक स्वाभाविक था कि भाई ऐसी विश्व युद्ध चला हुआ है, वो युद्ध में गए हुए हैं, अब तक लौट कर आए नहीं तो कुछ तो ऐसा हुआ होगा। इसका मतलब ये है कि वो नहीं रहे। ऐसा हमारे इस गांव में, हमारे आसपास के एरिया में ये बातें हमारे पूर्वज सुनते थे और मानते थे। कुछ लोगों का मानना तो ये हो गया था कि हाँ भाई अब वो नहीं रहे हैं, लेकिन 9 साल 10 साल के बाद जब वापस आए तो वो उनके चेहरे खिल गए थे। उन्होंने जो अपनी दास्तां बताई, इस आज़ादी के लिए उनकी जो कुर्बानियाँ थी, उन्होंने किस प्रकार नेताजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो आगे बढ़े और किस प्रकार अंग्रेज़ों को धकेल दिया, अंग्रेज़ों को मुंह की खानी पड़ी। आखिर उन्होंने वो जो लड़ाई लड़ी थी, वो लड़ाई सच्ची देशभक्ति थी, वही स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने ही नेताजी के साथ चल करके इस देश को आज़ाद कराने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। आज ये कहानी सुनाते समय भी और ये बात मुझे जब सुनी तो मुझे बहुत ही गर्व महसूस हुआ और ये बात जान करके आपको भी अति हर्ष होगा। आज भी हमारे घर पे उनके द्वितीय विश्व युद्ध के कुछ मेडल्स रखे हुए हैं। 1939 to 1945 जो एक द्वितीय विश्व युद्ध का समय था, उस पे वो मेडल मैंने अपनी आंखों से कुरुक्षेत्र के धरोहर, जो यूनिवर्सिटी के अंदर धरोहर है, संग्रहालय में मैंने द्वितीय विश्व युद्ध के मेडल्स में वो मेडल देखे। और जब मैंने देखे कि वो मेडल्स मेरे घर पे भी रखे हैं तो मुझे बहुत ही गौरव हुआ, मुझे बहुत ही खुशी हुई इस बात को लेकर के कि वो चीज़ें आज मेरे पास है, वो मेरा स्वाभिमान है, वो सब मेरे दादा की देन है। हमने
जिनके कारण आज मैं मानता हूँ, आज मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, एक जोश पैदा आप में कर रहा हूँ, तो वो सब उन्हीं की देन है, वो सब एक जेनेटिक है, उन्हीं की वजह से आज मैं बोल पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं वो अंश हमारे अंदर, वो खून हमारे अंदर भी दौड़ रहा है, और मैं चाहता हूँ मैं आज भी उनकी कुर्बानियों को उनको व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं आज की इस नई जनरेशन में मैं भी इस देश के प्रति मैं कोशिश करता हूँ एक नया एक जोश पैदा करने के लिए, और वो जोश आप देख पा रहे हैं। मैं हरगिज भी उनकी कुर्बानियों को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। उन्होंने इस देश के लिए, भारत माता के लिए बहुत कुर्बानियां दी है, हम उनको वेस्ट नहीं जाने देंगे। उनकी कुर्बानियां भूख के मारे, उन्होंने खाना ना मिलने की वजह से उन्होंने पेड़ों से पत्ते तोड़कर भी अपनी भूख को बुझाया है। ऐसे कष्ट अगर आज आप पे और हम पे बीते तो कैसा महसूस हो? क्या हम ये सब झेल सकते हैं? नहीं झेल सकते। उन्होंने किस प्रकार आज़ादी के लिए, आज़ादी की लड़ाई में क्या सैक्रिफाइस किया है। उन्होंने अपने परिवार को छोड़ करके वो पता नहीं कितने साल कैद में, जेल में रहे, किस किस देश में। उस समय मैं आज भी सोच के हैरान होता हूँ। उस समय मेरे दादा अंग्रेजी बोलते थे, घर में मेरी दादी को बोलते थे प्लीज़ 1 कप टी, तो मेरी दादी भी समझती थी कि वो क्या बोल रहे हैं, कि एक चाय के लिए बोल रहे हैं। और ऐसे एक जोश से भरे एक ऐसे सैनिक थे जिनका खून आज हमारे रगों में दौड़ रहा है। वो खून उन्हीं का है, सिर्फ और सिर्फ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की देन है। उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए। हथियार भी किनके, विदेश से, दूसरे देशों के थे, उनके हथियारों से वो लड़ते थे। नेताजी के बगैर वो भी अधूरे थे। नेताजी ने ही आगे चलकर उनका नेतृत्व किया है। वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश को आज़ाद करा गए, देश को आज़ाद करा गए। आखिरी यात्रा 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में गुमशुदा हो गए, गायब हो गए। पता नहीं ये कहानी इतनी अनसुनी, इतनी अनसुलझी कहानी है जिसके बारे में क्लियर आपको नहीं पता है, जिसके बारे में क्लियर कोई नहीं बताता है। वो नेताजी की आखिरी यात्रा थी। आखिरी यात्रा नेताजी, कुछ लोग कहते हैं कि वो उसमें उनका देहांत हो गया था, और उसके बाद वो हमें किसी को कोई कभी भी कहीं भी दिखाई दिए नहीं। और मैं मानता हूँ वो नेताजी सभी के दिलों में बसते हैं, हमारे दिल में बसते हैं, आपके दिल में बसते हैं। मैं भी जय हिंद बोलता हूँ, आप भी जय हिंद बोलते हैं। तो नेताजी आप हम सब के दिलो दिमाग में बसे हुए हैं। वो मरे नहीं, वो अमर है, अमर है, अमर है। अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को ऑन नहीं किया है, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल संबंधी जो वीडियो है, एजुकेशनल वीडियो हमारा कंटेंट रहता है, वो आपको हर समय आपको मिलता रहता है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। नेताजी अमर है। जय हिंद।